अच्छा, सबसे पहले ये है कि इसमें ना सेलुलर अडैप्टेशन जो इसका पहला चैप्टर है जनरल पैथोलॉजी का, इसमें कहता है कि सेल के ऊपर ना जब भी कोई स्ट्रेस आता है, आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है। कि सेल के ऊपर जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से ना उसके अंदर रिवर्सिबल चेंजेस आती हैं, जिसको हम सेलुलर अडैप्टेशंस कहते हैं। वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकती हैं। मतलब फिजियोलॉजिकल में जैसे वो एग्जांपल देता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे यूट्राइन इनलार्जमेंट होती है, या पैथोलॉजिकल ये है कि किसी को हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से उसका मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो गई है, तो पैथोलॉजिकल। इस तरह रिवर्सिबल चेंजेस हैं जो कि फिजियोलॉजिकल भी हैं, पैथोलॉजिकल भी हैं। अब डिफरेंट तरह की सेलुलर अडैप्टेशंस आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी में क्या है कि साइज ऑफ द सेल इंक्रीज होता है, और साइज ऑफ द सेल इंक्रीज होता है, और ये खासकर उन सेल्स में हो रहा होता है जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये हार्ट के सेल्स हो गए, या स्केलेटल मसल्स हो यूट्रस। गए, या हाँ, यूट्रस में भी हम्म। प्रेगनेंसी में। तो फिर ये कहते हैं कि आपके पास ना जो हाइपरट्रॉफी हो है ना, वो साइज ऑफ द सेल को इंक्रीज जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कि हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी कहाँ पर हो रही होती है? जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर हो रही होती है, जैसे कि आपके पास हार्ट के सेल्स हो गए, स्केलेटल मसल्स हो गए, नर्व सेल्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पर साइज इंक्रीज होगा। और जैसे इसमें वो एग्जांपल हमें देता है कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनकी मसल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। प्रेगनेंसी में यूट्रस को जो है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की एग्जांपल है। लेकिन पैथोलॉजिकल में ये है कि जैसे आयोटिक वॉल स्टेनोसिस हो गया, या हाइपरटेंशन की वजह से जो कार्डिक हाइपरट्रॉफी होती है, वो पैथोलॉजिकल है। तो ये सही। हाइपरट्रॉफी है। फिर हाइपरप्लेजिया में क्या है? हाइपरप्लेजिया नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये हम्म उन सेल्स में हाइपरप्लेजिया होगा जिनके अंदर ये प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी ज्यादा होगी, रेप्लिकेशन वो ज्यादा कर सकते हैं। जैसे वो कहता है कि हम्म एपिथेलियल सेल्स आपके पास होते हैं जीआई ट्रैक के, ब्रेस्ट के, और स्किन वगैरह हम्म के, वहां पर हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। और एक वो बात करता है कि सही। हाइपरप्लेजिया में बहुत टेंडेंसी होती है कि आगे से मेलिग्नेंसी हो जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि जीआई ट्रैक हम्म की एपिथेलियम में मेलिग्नेंसी हो रही होती है। लेकिन हाइपरट्रॉफी जिन सेल्स में होती है, जैसे हार्ट का हमने कभी कैंसर नहीं सुना होगा, या फिर ब्रेन का कभी हम्म कैंसर नहीं सुना होगा, तो हाइपरप्लेजिया में टेंडेंसी हम्म है टू बिकम मेलिग्नेंट। लेकिन एक बात वो करता है कि हम्म बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है ना, वो हम्म मेलिग्नेंट नहीं कभी होता है। अब इसमें भी हाइपरप्लेजिया की वो हम्म डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास पबर्टी में जो ब्रेस्ट की ग्रोथ हो रही होती है, वो हाइपरप्लेजिया है। हाइपरट्रॉफी भी हो रही होती है, हम्म लेकिन हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है। लिवर की रिसेक्शन के बाद लिवर रीजनरेशन जो है, वो भी हाइपरप्लेजिया है। इसी तरह अगर एनीमिया में जो बोन मैरो है वो ज्यादा से ज्यादा रेड सेल्स बनाने की कोशिश करता है, वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज हम्म हो रहा होता है, वो भी हाइपरप्लेजिया है। और पैथोलॉजिकली हम्म अगर वो एग्जांपल दे तो वो ये है कि इंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, या वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी एपिडर्मल या जेनिटल वॉर्ट्स बन रहे होते हैं, वो हम्म हाइपरप्लेजिया उसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। सही सही। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या है कि साइज कम हो रहा है, या नंबर ऑफ सेल्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से टिश्यू मास कम हो गया है। अब इसमें वो सही। कहता है कि डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से एट्रोफी हो रही होती है। या तो वो यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम पाथवे होता है, जिसमें ये होता है कि जब भी सेल ये डिटेक्ट करता है कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, या फिर ये है कि सेल यूज, एक जो मसल है काफी देर तक वो यूज नहीं हुआ, तो वो यूबिक्यूटिन हम्म लाइगेजेस एंजाइम होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, जो कि ना हम्म स्पेसिफिक प्रोटीन्स को यूबिक्यूटिन से मार्क कर देता है। वो जो प्रोटियोसोम उन सही प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है, और प्रोटियोसोम उनको डिग्रेड कर देता है। तो मतलब बेसिकली सही। यूबिक्यूटिन मार्क करेगा और प्रोटियोसोम उनको डिग्रेड कर देगा। इस तरह साइटोस्केलेटन की डिग्रेडेशन हो रही होती है, उसमें एट्रोफी हो रही है। उसके अलावा ऑटोफेजी भी मैकेनिज्म होता है, इससे एट्रोफी हो रही होती है। या तो ये है कि आपके पास हम्म जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कम हो जाएंगी। अब सही। इसकी मिसाल में जैसे हमारे पास एम्ब्रियोनिक फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स अगर एट्रोफी के देखें, तो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स में जैसे नोटोकॉर्ड है, उसकी एट्रोफी होती है। या यूट्रस की आफ्टर सही। चाइल्ड बर्थ एट्रोफी होती है। ये मेनोपॉज पे ब्रेस्ट हम्म और यूट्रस वगैरह की एट्रोफी हो रही होती है। पैथोलॉजिकली हम्म जैसे एग्जांपल है कि अगर वर्कलोड कम हो गया, किसी मसल में नहीं यूज कर रहे हैं, तो एट्रोफी हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम हो गया तो एट्रोफी हो जाएगी। इसी तरह लॉस ऑफ इनर्वेशन अगर कहीं है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस में होता है, तो उसमें भी एट्रोफी हो सकती है। और सही। इंडोक्राइन स्टिमुलेशन अगर नहीं है, जैसे पिट्यूटरी का कोई मसाइल हो गए हैं, तो इंडोक्राइन स्टिमुलेशन नहीं है, उसमें भी एट्रोफी ही की एग्जांपल है। या इनएडिकेट न्यूट्रिशन भी आपके पास मिसाल आ जाती है, जैसे क्वाशर कोर वगैरह होते हैं, उसमें मसल वेस्टिंग होती है, तो वो ठीक भी है। एट्रोफी है। और एजिंग में भी एट्रोफी हो रही होती है, मतलब ये मुख्तलिफ एट्रोफी के अंदर ही आते हैं। तो इसके सही है। बाद सही। आता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में ये है कि वो कहता है कि आप ना स्टेम सेल्स की री मतलब मेटाप्लेजिया में ये है कि एक सेल टाइप दूसरी सेल टाइप में बदल जाएगी किसी स्ट्रेसर की वजह से। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता सही। कि सेल का फिनोटाइप खुद ही ऐसे डिफरेंट हो गया है, बल्कि वो शुरू से स्टेम सेल की रिप्रोग्रामिंग होती है, कि शुरू से जो स्टेम सेल्स हैं अब वो डिफरेंट सेल में वो डिफरेंशिएट करेंगे।
तो जैसे वो सही। इसमें एग्जांपल देता है, एक हमारे पास एसोफेजियल एपिथेलियम की एग्जांपल देता है कि आमतौर पे एसोफेगस की एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होती है, लेकिन जब गैस्ट्रिक एसिड सही। रिफ्लक्स होता है तो और बैरेट एसोफेगस क्या होती है कि गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स हुआ तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी, सही है। क्योंकि वो सही है। जो कोलमनर एपिथेलियम है वो उस एसिड को ज्यादा अच्छे से विथस्टैंड कर सकती है। जिस तरह वो टोबैको हम्म। स्मोक की एग्जांपल देता है कि जैसे हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक में सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है, लेकिन जब लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उस जो टॉक्सिन है उसको वो ज़्यादा विथस्टैंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कर सकती है, तो वो सिलेटेड सही। कोलमनर एपिथेलियम जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें सही यह है। है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में सिलिया नहीं होगा, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फिर ऐसे लोगों में जो स्मोकर्स होते हैं। फिर सही है। उसके बाद ये है कि जैसे वो कहता है कि हाइपरप्लेजिया मलिग्नेंसी की तरफ लेके जाता है, वैसे मेटाप्लेजिया भी मलिग्नेंसी की तरफ लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया है कि जो एपोक्राइन मेटाप्लेजिया है, मतलब ग्लैंड का मेटाप्लेजिया है, तो वो मलिग्नेंसी की तरफ नहीं लेके जाता, बल्कि बाकी सारे मेटाप्लेजियास के अंदर ही टेंडेंसी होती है कि वो मलिग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा। और उसके अलावा जैसे उसने कहा कि एसोफेजियल जो बैरेट एसोफेगस है उससे आगे एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। इसी तरह जो स्मोकर्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है ये लंग कैंसर वगैरह की डेवलपमेंट की। और एक और भी उसने सही। एग्जांपल दी है मेटाप्लेजिया की कि मायोसाइटस ऑसिफिकांस जो है कि जो मसल है उसके अंदर किसी भी ट्रॉमा के बाद बोन की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब वहां पर मसल बनना था लेकिन अब वहां पर बोन बन गया है। तो ये भी उसने एक एग्जांपल दी है। सही। 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 फिर उसके बाद आगे डिस्प्लेजिया है। डिस्प्लेजिया में क्या है कि वो कहते हैं कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि हाइपरप्लेजिया में और मेटाप्लेजिया में सेल जो थे वो अपना नॉर्मल आर्किटेक्चर मेंटेन कर रहे थे, दो मेटाप्लेजिया में सेल टाइप चेंज हो गई थी, हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए थे, लेकिन वो सही नॉर्मल है। आर्किटेक्चर मेंटेन कर रहे थे। डिस्प्लेजिया में वो नहीं नॉर्मल आर्किटेक्चर मेंटेन करेंगे, और ये प्री सही। कैंसरस सेल्स होते हैं। और इसमें ये है कि जैसे सेल में क्या चेंजेस आती हैं कि प्लियोमॉर्फिज्म हम देखते हैं कि आपके पास सेल का जो साइज और शेप वगैरह वेरिएबल साइज और शेप की हो जाते हैं वो। उनकी जो न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं उनका न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है, मतलब आमतौर पर न्यूक्लियस का थोड़ा पार्ट होता है सेल में, साइटोप्लाज्म का ज्यादा सही। होता है, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस हम्म। ज्यादा लार्ज कर जाएगा और वो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाएगा, क्रोमैटिन क्लम्प्ड हो सही। जाएगा। और उसके अलावा ये कि डिस्प्लेसिया भी है क्योंकि प्री कैंसर से आगे कैंसर की तरफ लेके जाएगा। तो उसके बाद वो कहता है कि जो सिवियर आमतौर पर जो माइल्ड डिस्प्लेसियाज वगैरह होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं खुद ही, लेकिन सिवियर डिस्प्लेसियाज जो होते हैं वो कार्सिनोमा इन साइटू की तरफ लेके जाते हैं, मतलब जिसमें ये होता है कि पूरी मतलब ये भी शायद प्री कैंसरस कंडीशन ही होती है जिसमें पूरी एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर रहा होता है वो जो लेकिन डिस्प्लेसिया है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेस क्रॉस नहीं हाँ, करता वो। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। और हम्म। उसके बाद वो एक और ये बात करता है कि आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल सेल था उसके ऊपर स्ट्रेसर हुआ तो हाइपरप्लेजिया मेटाप्लेजिया से वो गुजरा और उसके बाद डिस्प्लेजिया में वो आ गया, मतलब इस तरह ये ठीक है। पूरा होता है। तो ये सही है। सेलुलर अडेप्टेशन में बस ये था ना। सही। सही। फिर उसके बाद आगे ना अच्छा, ये फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस जो इन ब्रेस्ट है ये भी हम्म, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, अच्छा ये उसकी एग्जांपल है। अच्छा अच्छा। फाइब्रोसिस्टिक चेंज इन ब्रेस्ट, ठीक है। हम्म। क्योंकि ये हम्म, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ये पूछते हैं कि ये मैलिग्नेंट है ये नहीं है। तो ये जो ये यंग वुमेन में होता है और अक्सर पीरियड के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है। ठीक है, सही है। हम्म, फिर उसके बाद आगे सेलुलर इंजरी। हम्म। अच्छा, अब सेलुलर इंजरी में वही कहता है कि दो हमारे पास ना क्या होता है कि जनरल कॉजेज सेलुलर इंजरी की ये होते हैं कि या तो अब सेल जो है उस पर स्ट्रेस था उसने एक हद तक अडेप्ट किया, मजीद अडेप्ट नहीं कर सकता, या तो कोई टॉक्सिक ठीक है। सब्सटेंस था, इंजरी सब्सटेंस था, या तो ये है कि वो न्यूट्रिशन सेल को नहीं मिल रहा है, या फिर ये है कि उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। तो इन सारी वजूहत की बिना पे सेलुलर इंजरी हो रही होती है। एक हद तक वो रिवर्सिबल हम्म। होती है लेकिन उसके बाद वो इरिवर्सिबल हो जाती है, इसके बाद मतलब नेक्रोसिस या अपोप्टोसिस होना शुरू हो जाता है। तो वो ठीक है। कहता है कि अब इसमें भी ना सेल डेथ भी दो तरह की होती है, जिसमें नेक्रोसिस हमारे पास मतलब ये होता है कि सेल फटता है और इन्फ्लेमेशन हर जगह कॉज कर रहा होता है। अपोप्टोसिस में जो होता ठीक है वो है। एक तरीके से वो अपोप्टोटिक बॉडीज बना के पैक करके वो निकालता है चीजें, मतलब आगे डिटेल में बताएगा कि वो अपोप्टोसिस नॉन इन्फ्लेमेटरी है। तो सही है। रिवर्सिबल अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या है कि वो कहता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में ना हम लोग दो तरह की मेजर चेंजेस देख रहे होते हैं, एक हाइड्रोपिक चेंजेस होती हैं और एक फैटी चेंजेस होती हम्म। हैं। जो हाइड्रोपिक चेंजेस सही। होती हैं ना वो ये है कि जब सेल इंजर हुआ है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हाइपोक्सिया हो गया, इस्कीमिया हो गया, जिसकी बिना पे हम्म। एटीपी नहीं बन सकता। अब एटीपी नहीं बन सकता तो सेल के जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप हैं वो नहीं चलेंगे। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस सही पंप है। नहीं चलेंगे तो सोडियम वो को बाहर नहीं निकाल पा रहा वो, तो सोडियम सेल के अंदर आएगा, उसके पीछे पीछे पानी भी अंदर आएगा, जिसकी वजह से ना ठीक। सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। सही। सही।
और वही है कि उसमें मतलब सेल का टर्गर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ये है कि फैटी चेंजेस भी देखे जाते हैं, जिसमें वो ना सेल के अंदर ही लिपिड वैक्यूल्स हमें नजर आते हैं, खासकर उन ऑर्गन्स में जो के अंदर लिपिड का काम ज्यादा होता है, जैसे कि लिवर वगैरह हो गया। तो ठीक ठीक। उसके बाद ये भी है कि क्योंकि अब एटीपी नहीं है हमारे पास, तो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह भी स्टॉप हो गई हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक हम्म रेटिकुलम है उसमें से राइबोसोम जो है वो डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हम्म। चेंजेस आती हैं, उनमें ब्लेबिंग होने लग जाती हैं। न्यूक्लियर चेंजेस जो हैं वो ये होती हैं कि क्रोमैटिन की क्लंपिंग हमें नजर आती है, क्रोमैटिन क्लम्प करने लग जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास वो मेम्ब्रेन है उसमें से कुछ फॉस्फोलिपिड जो है वो टूट के सेल के अंदर ना माइलिन फिगर्स से बना देते हैं, जो टूटे हुए पेरोक्सीडाइज हमारे पास लिपिड्स होते हैं उन्हें माइलिन फिगर्स कह रहे होते सही। हैं। तो ये रिवर्सिबल सेल ठीक है। इंजरीज में ये चीजें देखी जा रही होती हैं। जबकि रिवर्सिबल सेल इंजरी में हम दो तीन चीजें जो देखते हैं वो ये है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है कि एक मिनट। रिवर्सेबल में। इरिवर्सिबल में लेकिन इरिवर्सिबल। इसमें रिवर्सेबल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग थी। हम्म माइटोकॉन्ड्रियल हम्म। स्वेलिंग भी। तो अब इस इरिवर्सिबल में ये एक तो है कि मेम्ब्रेन बिल्कुल डैमेज हो गई है, कि एक तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज हो गई है। दूसरा है कि उसके अंदर की हम्म। भी जो चीजें हैं जैसे लाइसोसोम वगैरह की मेम्ब्रेन्स वो भी डैमेज हो जाती हैं। और फिर सही। उसके बाद दूसरी जो एक ये चीज होती है कि जो डीएनए की जो चेंजेस, डीएनए और क्रोमैटिन की इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है, कि उसके अंदर हम देखते हैं कि पिक्नोसिस होता है, जो श्रिंकेज है, फिर उसके बाद कैरियोरेक्सिस फ्रेगमेंटेशन होती है, और कैरियोलाइसिस फेडिंग और न्यूक्लियस की होती है। तो मतलब न्यूक्लियर डिग्रेडेशन में हो जाती है, जबकि हम लोग रिवर्सिबल में देख रहे थे सिर्फ क्रोमैटिन क्लम्पिंग हो रही थी। इसमें पिक्नोसिस होगा, सही। कैरियोरेक्सिस होगा, कैरियोलाइसिस होगा। और उसके अलावा मेम्ब्रेन सारी खत्म हो गई, और माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, एक ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, कि जिसमें ये एक तो ये है कि वो एटीपी नहीं बना पा रहा है ना, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पंप्स काम नहीं कर हम्म। रहे पा रहे हैं। सही है। दूसरा ये भी है कि वो जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो ऑक्सीजन उसके पास थोड़ी बहुत अगर आ भी रही है तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना रहा होता है, जिससे फर्दर डैमेज सेल को हो रहा होता है। और फ्री ये भी होता है रेडिकल्स कि बन रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो पोटेंशियल, अब ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया परमिएबल हो गया ना, तो उसके अंदर से जो प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन्स वगैरह हैं वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे सेल की अपॉप्टोसिस होना लग जाती है। तो मतलब ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन बिल्कुल ही ऐसे खत्म हो जाता है। जिसमें अब वो ठीक मैकेनिज्म है। ऑफ इंजरी दो तीन बताता है, जैसे कि क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज होते हैं। जैसे एटीपी डिप्लीशन, पहले उसने बात जैसे हमने ऊपर कर लिया है कि एटीपी डिप्लीशन हो हम्म। जाती है, और वो सारा कुछ स्वेलिंग वगैरह होती है। दूसरा कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम क्योंकि सेल की परमेबिलिटी अब ऐसे है कि कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी कैल्शियम अपने अंदर से रिलीज करने लग जाता है इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। तो उस कैल्शियम ठीक। फर्दर ना डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिसमें फॉस्फोलाइपेजेस होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, एटीपीएजेस होते हैं, एंडोन्यूक्लियोजेस, जो सारे सेल को ऐसे रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है। जी जी। जी जी हाँ। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज भी उसने एक मैकेनिज्म बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, इसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन रिलीज होती हैं। उसके अलावा वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी इटसेल्फ इंजरी कॉज कर रहे होते हैं सेल को। सही है। फिर उसके बाद आगे अच्छा उसके बाद ना आगे अपोप्टोसिस वाला एक है, द फ्री रेडिकल इंजरी। द फ्री रेडिकल इंजरीज में क्या बता रहा है कि वो कहता है कि फ्री रेडिकल सेल्स जब माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर रहा, ऑक्सीजन क्योंकि ना ऐसे होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन आती है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना रही होती है, लेकिन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसको न्यूट्रलाइज करके डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू उसको वाटर में चेंज कर देता है। लेकिन जब नॉर्मल आपके पास नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। किसमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। नॉर्मल इंजरी में तो। सर्कमस्टांसेस। हाँ। तो इंजरी में लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा होता है, जिसकी वजह सही। से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आगे जो मेम्ब्रेन है लिपिड की पेरोक्सीडेशन करवा रहे होते हैं, प्रोटीन्स अंदर जो है उनकी मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, डीएनए का ब्रेकेज करवा रहे हैं। और ये इनिशिएट क्यों हो रहा, क्यों फ्री रेडिकल इंजरीज बनती हैं होती हैं, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन नहीं, क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन ये स्पीशीज। हाँ, क्योंकि ये प्रो कैंसर में होती है ना। हम्म ये प्रो हाँ। तो मैं उसमें आगे उसने ये भी बताया हुआ कुछ कि वो किन किन सर्कमस्टांसेस में बन रही होती हैं, जिसमें वो कहता है कि अगर रेडिएशन का एक्सपोजर होता भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही होती हैं। बाजू का ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, जैसे उसने एग्जांपल आगे वो देता है कि पेनाडोल जो है वो आमतौर पे एक फ्री रेडिकल में चेंज होता है, लेकिन वो उसको ना एंजाइम जो है डिटॉक्सिफाई कर लेता है, लेकिन एट टाइम्स जब पेनाडोल की ओवर ये एसिटामाइनोफेन जो है उसकी जब ओवरडोज होती है, हम्म। तो इतना हमारे पास वो एंजाइम नहीं होता कि वो उसको डिटॉक्सिफाई कर सके, तो वो फ्री रेडिकल ठीक है। नहीं डिटॉक्सिफाई होता और वो बॉडी में प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है। तो ड्रग्स की सही। मेटाबॉलिज्म में भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रहे हैं। उसके अलावा
नाइट्रिक ऑक्साइड वो जैसे इन्फ्लेमेशन में वो बताता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आगे से ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना रहे होते हैं टू किल बैक्टीरियाज, या जो भी इंजरी कॉजिंग एजेंट है उसको खत्म करने के लिए। तो वो नाइट्रिक हम्म। ऑक्साइड भी एक तरीका है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाने का। उसके अलावा ट्रांसिशन मेटल्स का भी उसने बताया है कि ट्रांसिशन मेटल आमतौर पर ये होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन था वो सुपर ऑक्साइड में चेंज हुआ, H2O2 में चेंज हो गया। H2O2 ने फिर वाटर में इनएक्टिवेट हो जाना होता है। लेकिन अगर ठीक है। बॉडी में ट्रांसिशन मेटल्स जैसे कि आयरन या कॉपर है वो ज्यादा है, तो ये जो H2O2 है ये इस आयरन या इस कॉपर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बना देते हैं। तो ट्रांजिशन सही है। मेटल्स भी जो हैं वो भी हमारे पास एक वजह है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने का। और वो आगे ऑक्सीडेटिव बर्स्ट की बात कर रहा है कि ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेटरी बर्स्ट में क्या है कि जैसे इन्फ्लेमेशन में हम देखते हैं कि WBC के अंदर जो ऑक्सीजन है तो वो सुपर ऑक्साइड में चेंज होता है, वो आगे H2O2 में चेंज होता है, और वो आगे HOCl हाइपोक्लोराइट आयन बनाता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह की किलिंग कर रहा होता है। तो ये सही है। मतलब उसकी उनको किल करने के मैकेनिज्म के लिए भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रहे होते हैं। तो ये मतलब किन सही किन है। केसेस में बन रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी में बहुत ज्यादा हो तो बॉडी कैसे खत्म कर रही होती है कि स्कैवेंजिंग एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज होते हैं। फिर उसके हम्म। बाद ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन A, C, E जो है वो भी फ्री रेडिकल्स को खत्म कर रहे होते हैं। और उसके अलावा हमने कहा था कि H2O2 के साथ क्योंकि मेटल बाइंड करते हैं ना तो वो हाइड्रोक्सिल आयंस बना रहे होते हैं। तो सर्टेन सही मेटल है। कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं जैसे ट्रांसफेरिन हो गया और सिरुलोप्लाज्मिन हो गया जो कि आयरन और हम्म। कॉपर को अपने साथ बाउंड रखते कॉपर हैं को करता है। ताकि वो रिएक्ट ना करें। सही है। तो ये एलिमिनेशन का हो गया। उसके बाद एक और जो चीज़ थी वो ये कि रीपरफ्यूजन इंजरी के बारे में बताया हुआ था कि हम देखते हैं कि बाज जब एक टाइम तक एक जगह पे स्कीमिया था और जब उसको दोबारा रीपरफ्यूज किया गया तो ये होना चाहिए कि वो जगह बेटर होनी चाहिए, मतलब उसकी सेल को बेटर होना चाहिए, लेकिन ये दिखा गया कि मजीद वो सेल इंजर हो गया। तो उसकी वो वजह ये बताता है कि क्यों रीपरफ्यूजन इंजरी हमने देखी कि एक तो ये है कि जितना टाइम इस्कीमिया था ना उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डैमेज हो गया था। अब जब उसको ऑक्सीजन दोबारा मिलती है तो वो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं जिसकी वजह से वो सेल सही को है। और डैमेज करते हैं। दूसरा ये है कि इस्कीमिया की वजह से तब जब तक वापस ब्लड सप्लाई जो है मेंटेन हुई तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी कम हो गए होते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन सही। आया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनी, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको डिटॉक्स मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं आगे। तो इस वजह से जब दोबारा ब्लड आता है हम्म। वो अपने साथ ऑक्सीजन वगैरह लेके आता है तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं जिसकी वजह से रिपरफ्यूजन इंजरी हो रही होती है। सही। सही। फिर उसके बाद एक उसने चीज़ बताई हुई है कि ड्रग टॉक्सिसिटी देखी जाती है वही एसीटामाइनोफिन वाला ही कि एसीटामाइनोफिन की जब ओवरडोज होती है तो उसमें भी हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होती है। फ्री रेडिकल जो है वो ग्लूटाथायोन जो पेरोक्सीडेज उसको नहीं डिटॉक्सिफाई कर पाता, इतना ज़्यादा वो हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाता है तो वो बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। इस तरह जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो भी जो सीसी पता नहीं किसी लॉन पहले वक्तों में किसी ड्राई क्लीनिंग में या पता नहीं किसी चीज़ में यूज़ किया जाता था तो फिर वो बैन कर हम्म। दिया गया था कि वो कार्बन टेट्राक्लोराइड जब जाता है बॉडी में तो वो CCl3 फ्री रेडिकल में चेंज होता है। अब CCl3 फ्री रेडिकल मेजरली क्या कर रहा होता है कि हमारे पास लिवर के अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी मेम्ब्रेन हम्म। की पेरोक्सीडेशन कर रहा होता है। जब उनकी सही मेम्ब्रेन है। की पेरोक्सीडेशन होती है ना तो आपके पास लिवर के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मल नहीं होगी, तो एपोलाइपोप्रोटीन्स नहीं बनेंगी अब लिवर के अंदर। जब एपोलाइपोप्रोटीन्स नहीं ठीक है। बनेंगी तो जो हमारे पास लिपिड है जिसने लोड होके ब्लड में फिर एपोलाइपोप्रोटीन के साथ बाइंड होके ब्लड में जाना है वो नहीं जाएंगे हम्म। लिपिड। तो सारे लिपिड लिवर में ही एक्यूमुलेट करेंगे, उससे फैटी लिवर हो जाएगा। सही है। सही है। और उसके बाद वही मेटल स्टोरेज डिजीज भी उसने बताया कि हेमाक्रोमाटोसिस में देखा जाता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रहे हैं। विल्सन डिजीज में भी देखा जाता है जिसमें कॉपर की एक्यूमुलेशन होती है उसमें भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रहे हैं। फिर उसके बाद ना उसने हम्म। दो तरह की बीमारियों का भी जिक्र किया कि क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस डिजीज जो है कि जो ऑक्सीडेटिव बस्ट होता है उसमें जिसमें मतलब वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में चेंज हाँ, हो रहा ये है। फिर WBCs के अंदर होता है ना, टी सेल्स के हम्म अंदर होता है NADPH हाँ तो हाँ ऑक्सीडेज। NADPH ऑक्सीडेज, हाँ। तो वही ये कहता है कि जो क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज है उसमें क्या होता है कि NADPH ऑक्सीडेज जो है उस वो नहीं उनके उन लोगों में नहीं होता जिनमें CGD होता है। तो जिन उनमें NADPH ऑक्सीडेज नहीं होगा तो क्या होता है कि फ्री रेडिकल नहीं बनते, फ्री रेडिकल नहीं बनते तो WBC नॉर्मल एक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब वो किलिंग नहीं कर पाएगा जो भी इंजरियस एजेंट है। तो इस तरह उन लोगों में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक मजे की बात ये होती है कि इनके ना ये नॉर्मली फंक्शन इस तरह करते हैं ना, सेल के NADPH के जरिए ये क्या करते हैं कि H2O2 बनाते हैं ना, और H2O2 हम्म से आगे
वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन ये है कि कुछ हम्म बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो खुद H2O2 बनाते हैं। तो जब हम्म वो इनके ऊपर अटैक करते हैं ना, तो ये क्या हम्म करते हैं, ये उसी के H2O2 लेके ना, कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया का, और उसी को किल कर हम्म देते हैं। हालांकि ये तो अपना खुद तो नहीं बना सकते NADPH की डेफिशिएंसी की वजह से, हाँ लेकिन उसका यूज कर लेते हैं। नहीं, सॉरी, कैटालेज पॉजिटिव जो होते हैं ना, उनको उनकी इन्फेक्शन होती है। इनके कैटालेज नेगेटिव जो होते हैं ना, हम्म उनका कैटलिस्ट H2O2 यूज नेगेटिव का करते हैं। यूज कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। इसलिए इन लोगों में ना एक टिपिकल होती है कि ये कहते हैं कि एक पेशेंट है जिसको, वो ये नॉर्मली नहीं बताते कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो वो ये कहते हैं कि हम्म कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया की इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन होती है। तो ये स्टेफ हम्म ऑरियस, सुडोमोनास, सेरेशिया, नोकार्डिया और एस्परजिलस, इसी के वो इस तरह का ही नाम देंगे, नोकार्डिया या एस्परजिलस, जो रेयर नाम देंगे कि ये पेशेंट को इसकी हम्म रिकरेंट इन्फेक्शन है। तो आप बताएं कि इसका क्या डायग्नोसिस क्या है। तो वो यही है कि हम्म NADPH ऑक्सीडेज, जो कि क्रोनिक क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज करते हैं। ठीक है, सही हो गया। हम्म। कैटलिस्ट पॉजिटिव के उनमें रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद एक और उसने G6PD डिफिशियंसी का भी बताया हुआ है कि जिन लोगों में G6PD डिफिशियंसी होती है तो उनका जो वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जो बायोकेमिस्ट्री में कभी पढ़ा था, वो जो होता है वो नहीं नॉर्मली से बॉडी में NADPH की प्रोडक्शन कम हो, बॉडी में NADPH की हम्म। प्रोडक्शन जब कम हो जाती है तो ये होता है कि जो ग्लूटाथायोन ने बार बार रिप्लेनिश होना होता है वो नहीं हो पाता क्योंकि NADPH नहीं है। तो NADPH कम हो गया, हम्म। ग्लूटाथायोन कम हो गया, ग्लूटाथायोन कम हो गया तो ग्लूटाथायोन ने आगे वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को करना होता है ना, खत्म करना होता है, तो वो नहीं करेगा। हम्म। तो उस वजह से ना G6PD डिफिशियंसी के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि आरबीसी का डैमेज बहुत ज़्यादा, फ्री रेडिकल्स आरबीसीज को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं, और जो फावा बीन्स हैं उनसे ये चीज़ ना मजीद प्रेसिपिटेट हो रही होती है। ठीक है। फिर सही है। उसके बाद है हम्म, फिर अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जो सेल डेथ के दो मैकेनिज्म है। तो अपोप्टोसिस क्या सही है है। कि एटीपी डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ है, और हम्म। इसमें ये होता है कि सेल श्रिंक कर जाता है, नेक्रोसिस में हम देखेंगे कि सेल स्वेल कर जाता है। तो इसमें सेल श्रिंक कर जाएगा, क्रोमैटिन कंडेंस कर जाएगा, वही हम मेम्ब्रेन की ब्लबिंग देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं बड़ा नीट सा काम होता है कि बस अपॉप्टोटिक बॉडीज बनेंगी और वो उसको निकालता है और फैगोसाइटोज वो हो जाती हैं अपॉप्टोटिक बॉडीज में, मतलब वो जो ठीक है। अपॉप्टोटिक बॉडीज में फैगोसाइटोज हो जाती हैं। और इसमें सेल मेम्ब्रेन वही इंटैक्ट रहती है, ऐसे फटती नहीं है, इसलिए इन्फ्लेमेशन वगैरह भी इसमें नहीं होती है। हम्म। और फिर उसके बाद ये है कि दो तरह के पाथवेज होते हैं हमारे पास जो अपोप्टोसिस हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। तो वो कहता है ठीक इंट्रिंसिक है। पाथवे आमतौर पे कब ट्रिगर हो रहा होता है, जब भी कोई ग्रोथ फैक्टर का अगर विड्रॉल हो गया, जैसे कि अगर हार्मोन सेंसिटिव टिश्यू है उसमें से हार्मोन अब उसको नहीं मिल रहा, तो उस तब ठीक इंट्रिंसिक है। पाथवे शुरू होता है। कोई डीएनए डैमेज, रेडिएशन या कीमो केमिकल वगैरह से डीएनए डैमेज हो गया, या कोई अबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं, तो उस केस में भी इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताता है कि मतलब होता ही है कि जैसे कोई डीएनए डैमेज, ये सारे फैक्ट इनमें से कुछ भी हुआ जिसकी वजह से ये होता है कि प्रो अपोप्टोटिक, अब वो बताता है दो तरह की प्रोटीन्स होती है ना, बैक्स होती हैं और बैक प्रोटीन होती है जो कि प्रो अपोप्टोटिक होती हैं। मतलब इसमें ये है कि इनके हम्म। दोनों में ए आ रहा है, बैक्स में ए है और बैक में भी ए है, तो ये अपोप्टोसिस को प्रमोट कर रही है। और ठीक है। जबकि दो मजीद हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, BCL2 और BCLXL, ये एंटी अपोप्टोटिक होती हैं, ये अपोप्टोसिस को रोक रही ठीक होती है। हैं। अब वो कैसे बैक्स सही। और बैक अपोप्टोसिस करवा से रही होती हैं कि सेल के अंदर वो जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसके अंदर पोर्स बनवाएंगी, पोर बनेगा तो साइटोक्रोम सी और दूसरी जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं वो रिलीज होंगी और वो कैस्पेजेस को हम्म। एक्टिवेट करेंगी, कैस्पेज एक्टिवेट होगा तो वो बाकी चीज़ों को, इंडोन्यूक्लियेजेस वगैरह को एक्टिवेट करेंगी, साइटोस्केलेटन का ब्रेक डाउन करेंगी और उनसे प्रो अपोप्टोटिक बॉडीज बनाएंगी, और फिर वो जो भी फैगोसाइट है वो उसको आके फैगोसाइटोज कर लेगा। ठीक है। जबकि वो कहता है कि BCL2 और जो BCLXL है वो एंटी अपोप्टोटिक है, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब उसको बंद रखते हैं कि वो अपने अंदर से साइटोक्रोम सी वगैरह ना निकाले। तो अब इसमें वो एक चीज ठीक है। बताता है कि BCL जो फॉलिकुलर लिम्फोमा होता है उसमें क्या होता है कि BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है। BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन से ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी और दूसरी प्रोपोप्टोटिक प्रोटीन्स नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस नहीं होती। तो अब जिस भी चीज में म्यूटेशन हुई हुई है वो उसकी अपोप्टोसिस नहीं होगी और रेप्लिकेट करता जाएगा, तो इससे वो फिर फॉलिकुलर हम्म। लिम्फोमा हो जाएगा। सही, सही, सही।
जबकि वो दूसरी जो उसने पाथवे बताया एक्सट्रिंसिक पाथवे, उसमें वो कहता है कि वो किन सर्कमस्टांसेस में एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है कि जब CD8 टी सेल्स जो हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं, तो इस मैकेनिज्म से करते हैं। दूसरी थाइमिक एक और भी उसने बताया कि थाइमिक मेड्यूला में जब मतलब टी सेल्स बनते हैं तो उसमें से जो सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, उन टी सेल्स को खत्म करना होता है, तो उनको अपोप्टोसिस उनकी इस एक्सट्रिंसिक पाथवे से हो रही होती है। अब इसका वो कहता है कि मैकेनिज्म ऐसा है कि जो सेल है उसके ऊपर फास्ट रिसेप्टर होता है, और जो टी सेल है हमारे पास उसके ऊपर फास्ट लाइगेंड होता है। तो जो टी सेल के ऊपर हम्म। फास्ट लाइगेंड है वो सेल के ऊपर फास्ट रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है। और वही जब बाइंडिंग होती है तो नीचे कैस्पेजेस एक्टिवेट होते हैं और उससे अपोप्टोसिस हो जाती है। मतलब इसी तरह जब टी ठीक सेल है। किसी वायरली इन्फेक्टेड सेल के साथ इसी तरह वो करता है, कनेक्ट करता है। मतलब वो वायरल इन्फेक्टेड हम्म। सेल के साथ ये फास्ट लिगैंड और फास्ट वाली बाइंडिंग होगी, अपोप्टोसिस उसकी हो जाएगी। इसी तरह थाइमिक मेडुला में टी सेल की जो नेगेटिव सिलेक्शन हो रही है इसी तरह हो रही है। फिर उसमें भी एक चीज़ उसने बताई हुई है कि ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम, जिसमें ये फास्ट और फास्ट लिगैंड की डिफेक्टिव इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस नहीं हो पाती। अपोप्टोसिस नहीं हो पाती तो जो सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स हैं उनका नंबर बढ़ जाता है, और लिम्फेडिनोपैथी दिखी जाती है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ऑटोइम्यून साइटोपेनियाज वगैरह दिखे जाते हैं। तो इसको हम्म। ऑटोइम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम कहते हैं। सही है। और तो इंट्रिंसिक पाथवे में जो मेन वो था वो साइटोक्रोम, क्या था साइटोक्रोम? सी, साइटोक्रोम सी। ठीक ठीक। और पता नहीं ये इतना डिटेल में पूछते हैं इसमें कि नहीं पूछते, लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इंट्रिंसिक पाथवे में ना कैस्पेजेस 9 की एक्टिवेशन हो रही होती है, और एक्सट्रिंसिक में हम्म। कैस्पेजेस 8 की एक्टिवेशन हो रही होती है। ठीक है। तो उसके अलावा ना एक और भी उसने बताया हुआ कि परफोरिन और ग्रेन्जाइम वाला कि हाँ हाँ। एक मिनट। जो परफोरेंस तो मेरे ख्याल में वो होल्ड करते हैं ना सेल मेम्ब्रेन में। जी। हम्म, हम्म। इसमें भी यही कह रहा है कि वो टी सेल, जैसे वो कहता है कि जब टी सेल किसी वायरल इन्फेक्टेड सेल को किल करता है ना, एक तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से कर रहा होता है। दूसरा वो ये करता है कि जब वायरली इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड करता है तो वो परफोरेंस और गेंजाइम्स जो है रिलीज करते हैं इनटू दैट वायरली इन्फेक्टेड सेल। उससे क्या होता है, ठीक है। एस्पेसिस वगैरह एक्टिवेट होते हैं और इस तरह उसकी भी किलिंग हो जाती है। सही है। तो ये अपोप्टोसिस में था, मतलब इंट्रिंसिक में साइटोक्रोम सी है। और इसमें इंट्रिंसिक में कब है, जब डीएनए डैमेज हो रहा है या फिर किसी ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉल है या abnormal प्रोटीन्स हैं। और एक्सट्रिंसिक में मेजरली टी सेल्स वाले जो हैं, टी सेल का वायरली इन्फेक्टेड सेल को किल कर रहा है, ठीक या है। सेल्फ जो रिएक्टिव एंटीजन सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट जो टी सेल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनको खत्म कर रहा है, नेगेटिव सिलेक्शन कर रहा है। सही है। सही है। हम्म। इसमें एक चीज उसने कुछ डीएनए लैडरिंग की भी बताई हुई थी। हम्म। उसने बताया था आई गेस कि डीएनए लेटरिंग, वो कहता है कि ये देखने के लिए कि सेल अपोप्टोसिस से वो उसकी डेथ हुई है या नेक्रोसिस से, तो उसकी डीएनए लेटरिंग की जाती है। अगर तो वो सेल, मतलब उसका जो डीएनए है वो ऐसे फ्रेगमेंट्स बना रहा है जिनके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 180 बेस पेयर हैं, मतलब 180 बेस पेयर के मल्टीपल्स में फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, तो ठीक हम है। वो कहते हैं कि ये अपोप्टोसिस का इंडिकेटर है, और वरना अदरवाइज हम ठीक कहते हैं है। नेक्रोसिस है। सही है। सही है। फिर उसके बाद नेक्रोसिस आगे आ जाता है। नेक्रोसिस में क्या है कि वही कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होती है, इसमें सेल का साइज लार्ज स्वेल करता है, फिर वो फट जाएगा, जिससे इर्द गिर्द सारी इन्फ्लेमेशन होगी। और जैसे अपोप्टोसिस है तो वो एक सेल को सिर्फ अफेक्ट करता है, नेक्रोसिस क्योंकि फटता है तो वो इर्द गिर्द के सारे टिश्यू बेड्स को भी अफेक्ट कर रहा होता है। और हम्म। साथ में इसमें पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस वगैरह देखी जा रही होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे टाइप्स हैं इसकी नेक्रोसिस की, डिफरेंट तरह की कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में ये होता है कि इसमें वो कहता है कि एक सेल का स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और फंक्शनल प्रोटीन्स दोनों डीनेचर हो जाती हैं। अब क्योंकि फंक्शनल सही है। प्रोटीन्स भी इसकी डीनेचर हो गई हैं, तो क्या होता है कि क्योंकि लाइसोजाइमल एंजाइम्स और डिफरेंट फंक्शनल प्रोटीन्स ने ही उसको डिसॉल्व करना था, लेकिन अब इस केस में फंक्शनल प्रोटीन्स भी डीनेचर हो गई हैं, तो उसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में। ठीक है। ठीक है। मतलब उसका जो आर्किटेक्चर है वो इंटैक्ट रहता है क्योंकि एंजाइम्स भी डीनेचर हो गए हुए हैं। लेकिन ये होता है कि ए न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो फेड अवे कर जाता है, तो ए न्यूक्लिएट सेल्स दिखते हैं जिनके ऑर्गेनल्स इंटैक्ट ही हैं अंदर। बाद में ल्यूकोसाइट्स वगैरह आके इसको फैगोसाइटोज कर लेते हैं। सही नहीं, क्या मेन मेन इसका क्या पॉइंट हुआ कि क्या कॉज था इसका मेंटेन होने का? इसका मेंटेन होने की वजह ये है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स तो डीनेचर हुई, लेकिन साथ फंक्शनल प्रोटीन्स भी जो है ना, एंजाइम्स, वो भी डीनेचर ठीक हो है। जाते हैं इसमें, तो इसलिए सही है। वो ऑर्गेनल्स वगैरह इसके आर्किटेक्चर इंटैक्ट रहता है इसका।
ठीक है, और जैसे इसके इसने अलावा ये पिक्चर दी है, कैसे? नीचे इसने वो जो दिया हुआ है पिक्चर दी हुई है, कोएगुलेटिव कोएगुलेटिव हम्म। नेक्रोसिस की। हाँ। हाँ। तो उसके अलावा कहाँ किन किन केसेस में देखा जाता है? स्कीमिया में, इन्फार्क्ट में देखा जाता है, एक्सेप्ट ब्रेन के स्कीमिया में नहीं देखा जाता क्योंकि उसमें लिक्विफैक्टिव देखी जाती है। तो बाकी हर जगह सही स्कीमिया है। इन्फार्क्ट में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ही देखी जाती है। और बाकी ये है कि इसकी ग्रॉस पिक्चर में आपको ये नजर आता है कि टिश्यू फिल्म सा होता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स के इन्फ्लक्स की वजह से, क्योंकि नेक्रोसिस हुई उसके बाद इन्फ्लेमेटरी सेल्स आके उसको फैगोसाइटोज वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से टिश्यू फिल्म सा दिखता है। सही। फिर दूसरी चीज़ जो है वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। ये आमतौर पे जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें हो रहा होता है। और एक सीएनएस इन्फार्क्ट्स में भी, सिर्फ सीएनएस इन्फार्क्ट्स में भी देखा जा रहा होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है। हाँ। और हम्म। इसमें लेकिन ना टिश्यू आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसमें होता ही है कि जो डाइंग सेल है वो भी इंजाइम्स रिलीज करता है, और साथ में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं वो भी इंजाइम्स रिलीज हम्म। करते हैं और पूरे उस टिश्यू को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सही है। और ग्रॉस पिक्चर में इसमें पास नजर आती है हमें माइक्रोस्कोपिकली, न्यूट्रोफिल्स वगैरह नजर आएंगे, सेल डेब्री वगैरह नजर आएगा सारा। सही है। सही है। फिर उसके बाद केजियस इन्फेक्शन है। केजियस इन्फेक्शन जैसे टीबी में हम कहते हैं, उसमें नजर आता है सिस्टेमिक, जैसे एक फंजाई है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, उसके अंदर भी केजियस दिख रहा होता है। नोकार्डिया के इन्फेक्शन में भी केजियस नेक्रोसिस होता है। और इसमें फिर ये है कि माइक्रोस्कोपिकली आपको क्या नजर आता है कि जैसे वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, दरमियान में नेक्रोटिक हाँ। सेंटर है, उसके गिर्द लिम्फोस, सही उसके है। गिर्द मैक्रोफेजेस हैं और उसके गिर्द लिम्फोसाइट्स हैं, और फिर वही अंदर जाइंट सेल्स वगैरह, वो सारी ग्रेनुलोमा की जो हिस्टोलॉजी है वो नजर आती है। सही। और ग्रॉसली आपको चीज लाइक अपीयरेंस होती है उसके जो सेंटर है उसका, केजियस सेंटर। सही है। उसके अलावा जो फैट नेक्रोसिस है, फैट नेक्रोसिस में दो तरह के फैट नेक्रोसिस होते हैं, या तो एंजाइमेटिक होता है, नॉन एंजाइमेटिक होता है। एंजाइमेटिक में जैसे वो कहता है कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो लाइपेज एंजाइम्स हैं उनकी रिलीज होता है। लाइपेज एंजाइम रिलीज होगा तो वो ना ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करता है और फैटी एसिड्स बनाते हैं। और हम्म। फैटी एसिड जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके ना वाइट चौकी लेयन्स हमें नजर आते हैं। तो हम्म। इसको हम सेपोनिफिकेशन कह रहे होते हैं। तो या तो ठीक इस है। केस में हो रहा है, या तो नॉन एंजाइमेटिक केस में भी, जैसे abdominal ट्रॉमा हो गया या ब्रेस्ट टिश्यू को ट्रॉमा हो गया, तो उसमें हम्म। भी यही फैट नेक्रोसिस हो रही होती है। इसमें चौकी वाइट लेगिंस नजर आ रहे होते हैं। और ये जो सही है। चौकी वाइट लेगिंस हैं, जो कि बेसिकली फैटी एसिड कंबाइंड विद कैल्शियम है, ये अगर एच एन ई स्टेम पे डार्क ब्लू कलर के दिख रहे होते हैं। हम्म। फिर उसके बाद फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस किन केसेस में होता है? इम्यून वेस्कुलर रिएक्शंस, जैसे कि वैस्कुलाइटिस हो जाता है, वेसल की इन्फ्लेमेशन हो गई। और नॉन इम्यून वेस्कुलर रिएक्शंस जैसे कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज हो गई, तो उनमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हम देख रहे होते हैं। और इसमें होता ही है कि इम्यून बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं, और साथ में प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि वेसल के अंदर है, वेसल वॉल के अंदर वो एंटर हो जाते हैं, मतलब वेसल के अंदर थे इम्यून कॉम्प्लेक्स और प्लाज्मा प्रोटीन, और उनकी लीकेज वेसल वॉल के अंदर इंटेमा में हो जाती है। तो ये इसको हम तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है। टाइप थी हाइपरसेंसिटिविटी हम्म। रिएक्शन है। और हम्म। उसके अलावा ये एच एन ई पे वही ब्राइट पिंक अमोर्फस पे नजर आते हैं, पिंक कलर का जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। और गैंग्रीनस है। फिर गैंग्रीनस के बारे में वो कहता है कि आपके पास कोगुलेटिव की सब टाइप है, और ये कहाँ कहाँ देखी जाती है? डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में देखी जाती है, या जीआई ट्रैक में देखी जाती है। अगर सिर्फ स्कीमिया हुआ है तो ड्राई गैंग्रीन है। अगर उस स्कीमिया के ऊपर कोई इन्फेक्शन भी हो गया है बैक्टीरियल, या हाँ बैक्टीरियल हम्म। इन्फेक्शन भी हो गया, तो उसको वेट गैंग्रीन कहते हैं। ड्राई गैंग्रीन जो है वो ड्राई ब्लैक और शंकन सी नजर आती है, जबकि वेट जो होती है वो मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट स्वॉलन जैसी हो, स्वॉलन पास होती है। सही है, पास उसमें से निकल रही होती है। हम्म। इसमें ना एक दो और हम्म। चीजें हैं, बस फिर उसके बाद खत्म करते हैं। इसमें एक तो इन्फार्क्ट है, यहाँ नहीं इसने बताया हुआ इन्फार्क्ट इस वाले पीडीएफ में, लेकिन वैसे ही बुक में लिखा हुआ है कि दो तरह के इन्फार्क्ट होते हैं, रेड इन्फार्क्ट होता है और पेल इन्फार्क्ट होता है। सही है। तो रेड इन्फार्क्ट जो होता है ना, वो आमतौर पे हम कहाँ पर देख रहे होते हैं? जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, और जैसे कि जिनकी एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन होती है, जैसे हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया, वहां पर हमारे पास वही हम्म। वाइट इन्फार्क्ट्स में, वाइट इन्फार्क्ट्स वहां पर नजर आ रहे होते हैं जहाँ पर एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन है, हार्ट, स्प्लीन, किडनीज में। और ये क्यों होता है? आर्टीरियल ओक्लूजन के नतीजे में हो रहा होता है। तो ये सही है, वाइट, वहां पे इस्कीमिया हो गया, ठीक है, ब्लड वहाँ पे ब्लॉक हो गया। scheme है। सही है। वो पेल से हमें और नजर आते हैं। जिनकी जिनकी पैरेलल सर्कुलेशन कहीं और से आ जाती है वो फिर रेड हो जाते होंगे। जी, जो हाँ ऐसा ही है। तो जब एक रेड वेसल रेड ब्लॉक हुई, दूसरी ने आके काम कर लिया। हम्म
और रेड इन्फाक्ट है, हम्म। सही है, यही है जिसमें डुअल सर्कुलेशन है, उसमें रेड इन्फाक्ट है। और ये लूज टिश्यू ऑर्गन्स में हो रहा होता है, ऐसे कि लंग्स हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये रेड नजर आते हैं हमें, और इनमें एडिमा प्रेजेंट होता है। और प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यूज में देखा जा रहा होता है, या फिर जैसे एंजियोप्लास्टी में जब ब्लड फ्लो रीस्टैब्लिश होता है, तो उसमें भी आपके पास रेड इन्फाक्ट ही नजर आ रहा होता है। सही सही। और उसके अलावा उसके अलावा एक कैल्सिफिकेशन वाला है कि कैल्सी दो तरह की पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशंस होती हैं, कि कैल्शियम की नॉर्मल डिपोजिशन होती है टिश्यू में, उसको हम पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन कह रहे हैं। अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है या मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है। जो डिस्ट्रॉफिक हम्म कैल्सिफिकेशन होती है ना, वो डिजीज टिश्यू में हो रही होती है। और हम्म। ये इसमें जैसे आपके पास टीबी हो गया या कोई भी ग्रेनुलोमेटिस इन्फेक्शन हो गया, बेसिकली ना नेक्रोसिस, किसी जगह पे नेक्रोसिस या इंजरी हुई, उसके बाद जो कैल्सिफिकेशन हो रही होती है ना, वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। सही सही। और इसमें ना सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल होते हैं, जबकि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन नॉर्मल टिश्यूज में हो रही होती है, और ये नेक्रोसिस या इंजरी की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर फॉस्फेटीमिया की बाद हो रही है। सही है। और ये वो कहते कॉज हैं, कर। हाँ, और वो कहता है कि ये मेजरली कहाँ पर हो रहे होते हैं, किडनी में, लंग में और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। इन जगहों पे ज्यादा होने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पर पीएच ज्यादा होती है। तो पीएच ज्यादा होती है तो वो कैल्शियम की डेपोजिशन को फेवर कर रहा होता है। सही है। उसके बाद उसने एक कंडीशन भी बताई हुई है कि नेफ्रोकैल्सिनोसिस, जिसके बारे में वो कहता है कि कैल्शियम जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में डिपॉजिट हो जाता है। और किडनी ट्यूब्यूल्स में डिपॉजिट होने की वजह से जो प्रिंसिपल सेल्स हैं उसमें जो वाटर के चैनल्स हैं वो वर्क नहीं करते। और जो यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी है उस उन सेल्स की, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हम्म। हैं कि पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया वगैरह इसमें देखा जाता है। सही है सही है। और जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में एक चीज पता नहीं इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, समोमा बॉडीज, हाँ जी, समोमा बॉडीज। समोमा बॉडीज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में देखी जाती है। जो कहते हैं कि बेसिकली ना एक कंसेंट्रीली के लिए ना सर्कल्स में अरेंज वो कैल्सिफाइड स्फेरियूल्स होते हैं। और डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स में भी ये देखा जाता है। हम्म। बस यही है। हम्म। सही है। चलिए नेक्स्ट पे कोई फिर प्लान करें।